जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार जिस बात का था इंतजार दोस्तों, उसका हो गया बड़ा खुलासा। जहां लगातार अमेरिका रशिया पर दबाव डाल रहा था और अभी हाल ही में जानकारी आई है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ गुपचुप तरीके से रशिया पहुंचे, मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे, जहां व्लादिमीर पुतिन को धमकाने रशिया गए थे। यह बड़ा खुलासा हुआ। इसी बीच जिनपिंग के भारत आने को लेकर अब नया एक दावा और नया एक खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर अब अमेरिका की काट दोनों देश चीन और भारत मिलकर निकालेंगे। क्या होने वाला है जिनपिंग के भारत यात्रा को लेकर, तो वहीं सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि तारिक रहमान की भारत यात्रा किसने रद्द करवाई। जानकर आप भी जाएंगे चौंक उस व्यक्ति का नाम जानकर जो है मोहम्मद यूनुस का साथी और साथ में अमेरिका का है मोहरा। आखिरकार कौन है वो दोस्तों, तो वहीं किसने भारत पर लगाए गंभीर आरोप की भारत जो है वो मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को शामिल होने से रोक रहा है। आखिर कौन फैला रहा है ये झूठ। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे RSS चीफ मोहन भागवत के अमेरिका में विरोध करने वाले जोहरान ममदानी पर भड़के अमेरिकी हिंदू, याद दिला दी उनको उनकी औकात। वहीं नेपाल में बाढ़ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, जयशंकर जी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। काठमांडू बीजिंग के भारतीय राजदूत भी हुए शामिल दोस्तों, क्या लिया गया फैसला। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी ट्रंप चीन और भारत को बार बार रूसी तेल खरीदने या फिर किसी वजह से टैरिफ की धमकी देते रहते हैं। इस बीच जो बड़ी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये कि भारत अब चीन के साथ मिलकर बड़ा खेल करने जा रहा है, जो आगे चलकर ग्लोबल चेन सप्लाई को बदल सकता है। जी हाँ, टेंशन ही दूर कर देगा दोस्तों। दरअसल ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की खबर है और इस दौरान एक बड़े निवेश फ्रेमवर्क की भी तैयारी चल रही है। चीन भारत के लिए एक बड़ा निवेश पैकेज का ऐलान कर सकता है, जो भारत के लिए बूस्टर साबित हो सकता है। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए रिश्तों में सुधार होगा। ऐसे में भारत और चीन मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि भारत और चीन व्यापारिक आदान प्रदान को सुगम बनाने और चीनी निवेश को गति देने के लिए एक नए निवेश ढांचे पर विचार कर रहे हैं। दोनों पड़ोसी मुल्क का लक्ष्य राजनयिक संबंधों में व्यापक सुधार के बीच ट्रेड रिलेशन को फिर से जिंदा करना है। इस निवेश ढांचे का ऐलान चीन 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कर सकता है। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी बैठक के दौरान शी जिनपिंग भारत के लिए एक निवेश पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मुलाकात की नींव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हाल ही में बीजिंग यात्रा के दौरान रखी गई है और इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार रिश्ते काफी सुधर सकते हैं। जी हां, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ढांचे के तहत समुद्री मार्गों तक आसानी से पहुंच वाला एक खास आर्थिक क्षेत्र होगा। BYD समेत चीनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच पेश करने की भी संभावना है। एक अन्य प्रस्ताव में चीनी फंडिंग से भारत में एक एक्सपोर्ट सेक्टर स्थापित करना शामिल है, जिससे तीसरे देशों का निर्यात में सुविधा हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप या यूं कहे कि अमेरिका रशिया के साथ साथ भारत पर दबाव बनाता है कि तुम रशिया से ना तो तेल खरीदोगे, ना कोई व्यापार करोगे, ना ही हथियारों का आदान प्रदान करोगे। अब ऐसे में इसका बड़ा काट निकालने वाला है अपना भारत जिनपिंग के साथ अलग से द्विपक्षीय मुलाकात करके। इस खबर ने और इस दावे ने वाकई में अमेरिका की रातों की नींद खराब कर दी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बतानी थी, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग 100% भारत की यात्रा पर आएंगे और यही वजह है कि अब तक जिनपिंग ने इस यात्रा से मना नहीं किया है, वरना अगर नहीं आना होता तो जिनपिंग पहले ही मना कर चुके थे, जैसे पिछली बार उन्होंने मना किया था। क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका का काट निकालना बहुत जरूरी है, वो भी चीन के साथ कदम फूक फूक कर, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट में अमेरिका का काट निकालना बेहद जरूरी है अवश्य लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। वहीं बता दें
ऐसे में जानकारी ये सामने आई है जो आज ही बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसने मॉस्को का गुपचुप तरीके से दौरा किया था, ऐसे में खुलासा ये हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन को धमकाने के लिए रशिया गया था CIA चीफ। जी हां, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ की रशिया की गोपनीय यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। रेडक्लिफ मंगलवार 25 अगस्त को मॉस्को पहुंचे थे। उनकी यात्रा की जानकारी तब सामने आई जब मॉस्को के एक एयरपोर्ट पर अमेरिकी C-17 सैन्य विमान और इसके बाद अमेरिकी राजनयिक काफिला देखा गया। CIA प्रमुख के तौर पर रशिया की ये उनकी पहली ऐसी यात्रा बताई जा रही है। रेडक्लिफ का मॉस्को दौरा इतना गोपनीय रखा गया था कि इसकी आधिकारिक जानकारी पहले सामने नहीं आई। रशिया के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को बताया कि रेडक्लिफ ने रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि पेस्कोव के मुताबिक पुतिन को बातचीत की जानकारी दे दी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार रेडक्लिफ की यात्रा का एक अहम मकसद रशिया को नाटो देशों के खिलाफ किसी उकसावे वाली कार्रवाई से बचने की चेतावनी देना था। अमेरिकी खुफिया आकलन में आशंका जताई गई है कि रूस नाटो की एकजुटता और अमेरिका की प्रतिक्रिया को परखने के लिए सीधे युद्ध से कम स्तर की कार्रवाई कर सकता है। यूरोप में रूसी गतिविधियों को लेकर अमेरिका की चिंता हाल के महीनों में बढ़ी है। रोमानिया में ड्रोन घुसने और पोलैंड के ऊपर रूसी मिसाइल से जुड़ी घटनाओं ने नाटो की सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा दिया है। बातचीत में ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी उठने की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेडक्लिफ ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती है तो ईरान पर अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रेडक्लिफ की यात्रा की पुष्टि करते हुए इसे सेमी रूटीन दौरा बताया। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा जो है वो लगभग रद्द हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। भारत ने बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश को यह निमंत्रण भेजा है। हालांकि बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अड़ गया है और तारिक रहमान की यात्रा के लिए भारत से उचित माहौल बनाने को कह रहा है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट है कि तारिक रहमान की भारत यात्रा रद्द कराने के पीछे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का हाथ है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के दौरे को एक तरफा ढंग से रद्द करने के बांग्लादेश सरकार के फैसले के पीछे मुख्य सूत्रधार विदेश मंत्री खलीलुर रहमान है, जिन्होंने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाया है। रिपोर्ट में ढाका स्थित सुरक्षा जानकारों के हवाले से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों की बहाली को एक ऐसे मुद्दे का बंधक बनाया जा रहा है जिस पर आधिकारिक स्तर पर चर्चा हो रही थी। इसमें आगे कहा गया है कि इससे भारत नाराज हो सकता है या तारिक रहमान को बुलाने में उसकी दिलचस्पी खत्म हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिल्ली के ताज होटल में तारिक रहमान और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए 21 अगस्त से ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक बातचीत के दौरान यह तय हुआ था कि तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ द्विपक्षीय यात्रा पर 21 अगस्त को भारत आएंगे। इससे यह भी माना जाने लगा था कि तारिक रहमान सरकार मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी विदेश नीति से दूर हो गई है। हालांकि अमेरिका ने दोहरा गेम खेला और भारत बांग्लादेश संबंधों में अपने डीप स्टेट को एक्टिव कर दिया। इस डीप स्टेट को विदेश मंत्री खलीलुर रहमान बताया जा रहा है। जी हां, जिनको नहीं पता बता दे, खलीलुर रहमान जो है वो ऐसे शख्स हैं जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप से बनाई गई मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार में भी शामिल थे और तारिक रहमान की सरकार में भी बड़े पद पर हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के ही दबाव में खलीलुर रहमान को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में रोहिंग्या संकट पर उच्च प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बने थे। खलीलुर रहमान इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान दोनों के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, साथ में जानकारी ये भी है कि जमात इस्लामी चीफ ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। दोस्तों, पूरे दुनिया में झूठ फैला रहा है कि भारत ने जो है मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को शामिल होने से रोक दिया है या रोक रहा है। जी हां, बांग्लादेश जमात इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान ने मक्का पैक्ट में बांग्लादेश के शामिल होने को लेकर भारत पर तंज कसा। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने बांग्लादेश को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट बोले तो संयुक्त रक्षा समझौता में शामिल होने का ऑफर दिया है। हालांकि बांग्लादेश की तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार अपनी
अपनी भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ संबंधों को देखते हुए फिलहाल इस समझौते से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त गुट तारिक रहमान सरकार पर मक्का पैक्ट में शामिल होने के लेकर दबाव बना रही है। दोस्तों, जमात चीफ शफीकुर रहमान ने एक्स पर लिखा कि मक्का समझौते में शामिल होना बांग्लादेश का पूरी तरीके से अपना और आंतरिक मामला है। अगर बांग्लादेश देश और वहां के लोगों की आवश्यकताओं को और हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेता है तो किसी और को इससे परेशान या दुखी होने की कोई वजह नहीं है। शफीकुर रहमान ने भले ही भारत का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका साफ साफ इशारा इसी तरफ था। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जमात इस्लामी का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर है। इसने 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान का साथ दिया था। बांग्लादेश ने इस समझौते में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि पश्चिम एशिया बोले तो मध्य पूर्व और दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सहयोगी अब बांग्लादेश के नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व को कई जगहों पर अपने साथ आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से भारत पर झूठ फैला रहा है दोस्तों ये कट्टरपंथी नेता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तगड़ा जवाब देना चाहेंगे? इसको कमेंट में लिखकर बताइएगा, वहीं बता दें। उधर अमेरिका में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का विरोध करने वाले जोहरान ममदानी पर भड़के अमेरिकी हिंदू, याद दिला दी उनको ड्यूटी। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में कार्यक्रम का मेयर जोहरान ममदानी के विरोध करने पर अमेरिकी हिंदू भड़क उठे हैं। द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF ने गुरुवार को अपने एक बयान में सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी किया। हिंदू संगठन ने कहा है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने शहर के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की शपथ ली है। जोहरान ममदानी इसका पालन करे, इसमें वे लोग भी शामिल है जो मोहन भागवत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगठन ने हिंदू समुदाय के लोगों से अपील किया है कि वे सतर्क रहें। द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन एक गैर लाभकारी शैक्षिक संस्था है जिसकी स्थापना साल 2003 में वॉशिंगटन में की गई थी। अपने एक्स पोस्ट में संस्था ने सदस्यों से कहा है कि वे मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम को लेकर अलर्ट रहें, हालात पर नजर रखें और सब तरीके से बातचीत करें। इस कार्यक्रम से पहले हिंदू अमेरिकी लोगों को कई लोग टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को कैंसिल करने या उसमें बाधा डालने का प्रयास किया है। हम न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से अपील करते हैं कि वे शहर के सभी निवासियों की सुरक्षा की अपनी ड्यूटी का पालन करें। इसमें कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं। ममदानी सभी लोगों की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दे। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान का दौरा, विदेश मंत्रालय ने बताया पूरा एजेंडा। एससीओ में आतंकवाद समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अहम विदेश यात्राओं पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। इसके बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केश में रहेंगे। सीबी जॉर्ज के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान जाएंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पिछले कई वर्षों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर व्यापक और सार्थक संवाद रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। इसके बाद दोनों देश के रिश्ते कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में एडवांस में ही हैप्पी जर्नी पीएम मोदी लिख दीजिएगा कमेंट में, वहीं बता दें। पाकिस्तानियों को मिले भारत का वीजा। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भारतीय राजनयिक को लिखा खुला पत्र, लगाई गुहार। जी हां, बीते साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए वीजा सेवाएं बंद कर रखी हैं। इस बीच पाकिस्तान के अंदर भारत से संबंध ठीक करने की मांग तेज होने लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग भारत के साथ व्यापार शुरू करने और लोगों की आवाजाही शुरू करने की अब एक ताजा मामले में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 4 अफेयर्स सत्यांजल पांडे को खुला खत लिखा है। पाकिस्तानी पत्रकार इश्तियाक अली महकरी ने ट्रिब्यून में एक लेख लिखकर भारतीय उच्चायोग के प्रभारी से आम नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं शुरू करने की अपील की है। इससे खास पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान अब तिलमिलाया हुआ है कि ना तो वो भारत से व्यापार कर रहा है, ना ही भारत में एंट्री ले पा रहा है। बेशक पाकिस्तान के हुक्मरान भी दोस्तों ये बात जता नहीं रहे हैं ओपनली, लेकिन ये बात हर किसी को मालूम है कि भारत के साथ जुड़ना चाहता है पाकिस्तान और तिल तिल करके मर रहा है। वो चाहता है कि
भारत आगे से अपील करे, लेकिन भारत चाह कर भी आगे से अपील नहीं करेगा पाकिस्तान से। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की कैसे बोलती कर दी बंद बता दें। सिंधु जल संधि से निकलने से भारत को रोक नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय कानून। दरअसल क्या दुनिया की कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था या अदालत भारत जैसे एक मजबूत और संप्रभु देश को उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर सकती है? दोस्तों, सिंधु जल संधि पर चल रहे हालिया विवाद ने इस सवाल का एक बेहद स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल नहीं। जी हाँ, जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान भारत को अंतरराष्ट्रीय अदालत और वर्ल्ड बैंक के जरिए घेरना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी जो है एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान की शह पर अंतरराष्ट्रीय अदालत और कथित न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने भले ही बिना भारत के भागीदारी के अपने कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया हो, लेकिन भारत के कड़े रुख ने अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं और उसकी बेबसी की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, नेपाल में आई बाढ़ के बाद एक्शन में मोदी सरकार। जयशंकर जी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक, जिसमें काठमांडू बीजिंग के भारतीय राजदूत भी हुए शामिल। दोस्तों, नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। इस त्रासदी में कई भारतीय पर्यटकों समेत सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। नेपाल में तबाही के बीच भारत से लगातार जरूरी मदद भेजी जा रही है। उधर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को नेपाल के हालात को लेकर बड़ी बैठक की। इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ ही काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूत भी मौजूद रहे। जयशंकर जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नेपाल में बाढ़ की आपदा को लेकर विदेश सचिव विदेश मंत्रालय की टीम के साथ अहम बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में काठमांडू और बीजिंग में हमारे राजदूत भी मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी भारतीयों की स्थिति और उनकी सलामती का पता लगाने के लिए तेजी से कोशिशें की जा रही है। दोस्तों, इसमें अगर मरने वालों की संख्या और अपडेट की बात करें तो अब तक लापता भारतीयों में से 100 लोग जो है वो 100 भारतीय मिल चुके हैं, जबकि 29 देशों के करीब 500 पर्यटक अब भी संपर्क से बाहर हैं। दोस्तों, नेपाल में आई बाढ़ में 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लापता लोगों में से 100 भारतीय नागरिक और 25 चीनी कामगार मिल गए हैं। नेपाल के राहत और आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भारतीयों और चीनी नागरिकों को ढूंढ निकाला है। नेपाल सरकार के हवाले से रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि हिमालय में जो कुछ भी पिघलता है वो समंदर के जलस्तर को बढ़ा देता है। उन्होंने ही बताया है कि बाढ़ के चलते करीब 300 भारतीय नागरिक लापता है। इनमें से अधिकतर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तीर्थयात्री थे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा है कि नेपाल त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनके अलावा 37 और 39 लोगों के 2 समूह तमिलनाडु के हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। इनके अलावा तीसरा समूह 32 लोगों का है जो पश्चिम बंगाल के हैं, वे भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा 61 लोग विभिन्न राज्यों के हैं जो नेपाल में लापता हैं। साथ ही केरलम के 33 लोगों का भी एक समूह नेपाल में लापता है। इस तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुल 5 समूह लापता हैं। दोस्तों, कुल संख्या 300 की है। जो भारत 288 कह रहा है, वहीं नेपाल 300 बता रहा है। वहीं लगातार मसीहा बना बैठा है अपना भारत दोस्तों नेपाल के लिए। तबाही के बीच 37.5 टन और राहत सामग्री भेज दी। भारत ने आज भी लगातार मदद कर रहा है। वहीं भारत का बिहार क्षेत्र भी अलर्ट मोड पर है। दोस्तों, ऐसे में क्या है, इन मुद्दों पर आपकी निजी राय कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, अमेरिका की चाल का जवाब देने के लिए भारत जो कदम उठाने जा रहा है, यह बात हर किसी को पता चले, इसलिए जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।